हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया। अभी भाग 2 एम.एन. रॉय के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा जो लेक्चर था वो नव मानववाद पे पहुंचा था। नव मानववाद का जो आधार है, सेम जो मानववाद का आधार था, मैन इज मेजर ऑफ द ऑल थिंग, यानी मानव ही क्या है, हर वस्तु का मापदंड है। मैन इज मेजर्स ऑफ ऑल थिंग्स, यानी कि मानव क्या है, सभी वस्तुओं का आधार है। ये मानववाद का और नव मानववाद दोनों का आधार वाक्य है। इसमें एम.एन. रॉय साहब ईश्वर को और भाग्यवाद को हमेशा क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, कभी भी नहीं मानते हैं। इनका हमेशा खंडन किया जाता है और पुरुषार्थ को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, अपने जीवन के अंदर स्वीकारते हैं। यानी कि नव मानववाद में ईश्वर और भाग्यवाद की कोई जगह नहीं है। पुरुषार्थ को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके अंदर मानव बुद्धि और विवेक पे भरोसा किया जाता है। मानव बुद्धि और विवेक, एम.एन. राय के नव मानववाद में मानव बुद्धि और विवेक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। स्वतंत्रता, अभी हम देखेंगे एम.एन. रॉय के स्वतंत्रता पे विचार। एम.एन. रॉय ना तो उदारवाद की तरह नेगेटिव और ना ही समाजवाद की तरह पॉजिटिव स्वतंत्रता का सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव, देखो स्वतंत्रता दो रूपों में डिस्कशन की जाती है। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता या तो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जो इनसे अलग एम.एन. रॉय साहब ने ना तो नेगेटिव का पक्ष लिया और ना ही पॉजिटिव के लिए। इन्होंने एम.एन. राय ने सहज निजीकरण पर बल दिया है। यानी स्वतंत्रता का आसानी से क्या हो, निजीकरण हो। स्वतंत्रता एक आंतरिक चीज है जो भौतिक ज्ञान से ही क्या की जा सकती है, हासिल की जा सकती है। इस टाइप के विचार एम.एन. रॉय साहब ने यहाँ पे दिए हैं। ये विचार कार्ल मार्क्स के फ्रेंड एंजल्स से मिलते हैं। एंजल्स का जो स्वतंत्रता से संबंधित विचार है वो ये है कि विवशता, ज्ञान का अभाव ही विवशता है। और विवशता क्या है, अगर ज्ञान हो जाता है तो वो विवश नहीं रहता और वो आदमी क्या होता है, स्वतंत्र हो जाता है। इसी तरीके से ये आंतरिक स्वतंत्रता पे बल देते हैं, आंतरिक स्वतंत्रता पे बल देते हैं। नव मानववाद का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मानव को क्या मानते हैं, केंद्रीय बिंदु मानते हैं। इसको इस तरीके से समझें कि मानव कहाँ है, इधर है। मानववाद के अंदर मानव कहाँ है, इधर है, सेंटर में है। इसके चारों तरफ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक, ये सब क्या है, मानव इन चीजों सबका क्या है, मूल केंद्र है। जो एम.एन. राय का नव मानववाद है उसका मूल क्या है, मानव है, मानव। और ये सब चीजें हैं, सांस्कृतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सब क्या है, मानव से जुड़े हुए हैं और मानव से रिलेटेड हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं समग्र आर्थिक विकास। एम.एन. रॉय नव मानववाद में समग्र आर्थिक विकास की बात करते हैं।
समग्र आर्थिक विकास का यहाँ में मतलब यह है कि समस्त व्यक्ति एक विश्वव्यापी समाज बनाना, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे एक समाज जिसमें सबका भला हो। यानी कि एम.एन. रॉय साहब यहाँ पे समग्र आर्थिक विकास की जो अवधारणा देते हैं उसमें यह है कि एक देश, एक राज्य, एक गांव की सीमा में विकास को महत्व नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, पूरे विश्व के लोगों का समग्र आर्थिक विकास पे बल देते हैं और एक विश्वव्यापी समाज बनाने की कोशिश करते हैं। यानी समग्र आर्थिक विकास के अंदर क्या करते हैं, सभी का विकास होगा और उससे एक ऐसा समाज बनेगा जो विश्वव्यापी होगा, जिसमें विश्व के सभी व्यक्ति आएंगे और उनका सभी का विकास होगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम नव मानववाद के अंदर देखते हैं कि उनके नव मानववाद की अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष नैतिकता। निरपेक्ष नैतिकता, ये हम एक दो बार पहले भी डिस्कशन इसी लेक्चर में कर चुके हैं कि एम.एन. रॉय हमेशा धर्म और अध्यात्मवाद को क्या करते हैं, हमेशा रिजेक्ट करते हैं, हमेशा खंडन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो धर्म वाली जो नैतिकता है उसको क्या करते हैं, किसी भी धर्म विशेष को क्या करते हैं, वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और नैतिकता वो जो मानव के विवेक पे आधारित हो, नैतिकता वो जो मानव विवेक पे आधारित हो, उसको क्या करते हैं, हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं नव मानववाद में। नेक्स्ट, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, एम.एन. रॉय ने राष्ट्रवाद का हमेशा खंडन किया है और राष्ट्रवाद को एक कथन के अंदर यह कहा है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद एक नकारात्मक विचार है या सड़ा गला है। राष्ट्रवाद सड़ा गला आदर्श है। यह स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद को सड़ा गला आदर्श क्यों कहा जाता, किसने कहा है? तो एम.एन. रॉय साहब ने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एम.एन. रॉय का जो बौद्धिक स्तर है, इंटेलेक्चुअल जो लेवल है, इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ने की वजह से उनका सिद्धांतों पे वो क्या करते हैं, ज़्यादा बल देते हैं। सिद्धांतों पे ज़्यादा बल देने वाला व्यक्ति क्या करता है, व्यवहारिक राष्ट्रवाद को नहीं समझ पाया या हमारे जो सांस्कृतिक और जो परंपरागत विरासत है उस पर फोकस नहीं कर पाया और वो क्या बोलता है, राष्ट्रवाद को सड़ा गला आदर्श कहता है। क्योंकि उसका जो बौद्धिक क्षमता है वो आधुनिक परिदृश्य में विकसित हुई है और वो एक सैद्धांतिक आदमी है, व्यवहारिक दृष्टि को महत्व नहीं देता है। और राष्ट्रवाद के अंदर ये जो राष्ट्रवाद है इसमें उनके वो क्या करता है, इसको तो क्या करता है, रिजेक्ट करता है राष्ट्रवाद को तो। और विश्व बंधुत्व वर्ड, पूरा विश्व क्या है, एक बंधुत्व, विश्व बंधुत्व की भावनाओं क्या करता है, विकास करने की कोशिश करता है कि सभी व्यक्ति अपना विकास कर सके और पूरा विश्व ही क्या है, एक देश और एक राज्य की तरह समझता है। अभी हम यहां पे देखते हैं कि नव मानववाद के सभी पॉइंट लगभग हमने कवर कर लिए। तो हम यहीं पे थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं कि नव मानववाद में एम.एन. रॉय साहब क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एम.एन. रॉय साहब ये समझाने का प्रयास करते हैं मनुष्य की जो बौद्धिक और विवेक जो शक्तियां हैं, जो ये मानव है, मानव की जो बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल और रैशनल और इंटेलेक्चुअल
पावर पे इतना भरोसा है कि ये क्या कर सकता है, अपने लिए नैतिकता, अपने लिए सब कुछ का निर्माण कर सकता है। यानी कि मनुष्य ही सर्वोच्च है, मनुष्य ही सब कुछ है, मनुष्य ही आधार है। यही एम.एन. रॉय के नव मानववाद का निष्कर्ष है। और अभी हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखते हैं अभी कि गांधी जी से एम.एन. रॉय साहब किस प्रकार से अपना समानताएं रखते हैं और किस तरीके से असमानताएं रखते हैं। गांधी जी जब एम.एन. रॉय विदेश से भारत में आते हैं, उससे पहले जब विदेश में होते हैं तब वो गांधी जी का क्या है, बड़ा आलोचक होता है और मार्क्सवादी विचारों को फॉलो करता है। एक बुक होता है इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन, यानी भारत की समस्याएं और उसके सॉल्यूशन, यानी उसका जो क्या बोलते हैं सॉल्यूशन का मतलब है जिसका उपचार। उसमें गांधी जी की एक बड़ी आलोचना करते हैं और गांधी जी को क्या कहते हैं, रूढ़िवाद का प्रतिनिधित्व कहते हैं, रूढ़िवाद का प्रतिनिधि कहते हैं। उसके बाद में गांधी जी ने जो ऐसे क्या बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी गांधी जी को अराजकवादी कहा है। गांधी जी के कुछ पॉइंटों पे वो क्या करते हैं, अपने मतभेद भी रखते हैं। जैसे हम 2 पॉइंट समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट जैसे कि गांधी जी क्या करते हैं, राजनीतिक का अध्यात्मीकरण करना चाहते हैं। गांधी जी राजनीतिक का अध्यात्मीकरण करना चाहते हैं, तो एम.एन. रॉय राजनीतिक का क्या करना चाहते हैं, नैतिकीकरण करना चाहते हैं, नैतिकीकरण करना चाहते हैं। ये इनकी विभिन्नताएं हैं। अभी कुछ समानताएं, गांधी जी और एम.एन. रॉय दोनों साधन और साधे की पवित्रता पे बल देते हैं। ये दोनों की एक समानता है, साधे और साधन। इसमें साधे और साधन का यह मतलब है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को, जो किसी भी कार्य को करने के जो साधन होते हैं, जैसे राष्ट्रवाद या आजादी, समझो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के जो साधन हैं वो पवित्र होने चाहिए। किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, अहिंसक तौर पे अहिंसा पे बल देना चाहिए, सत्य पे आधारित होना चाहिए, वो झूठ पे हिंसा पे आधारित नहीं होना चाहिए, जिससे उसका साधे क्या होगा, स्वतंत्रता, वो भी क्या हो, उच्च हो या सत्य हो। इसके ऊपर एम.एन. रॉय और गांधी जी दोनों क्या हैं, दोनों का एक ही विचार है, साधे और साधन की पवित्रता। यानी कि साधन अगर पवित्र होगा तो साधे अपने आप ही क्या होता है, पवित्र हो जाता है। ये दोनों का विचार है। अभी हम देखेंगे एम.एन. रॉय के संसदीय लोकतंत्र के बारे में विचार। संसदीय लोकतंत्र को एम.एन. रॉय क्या करते हैं, एक कथन है, कॉग इन द व्हील, कॉग एंड द व्हील, यानी कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति की भूमिका एक पहिए के एक दांते के समान हो जाती है। कॉग का मतलब होता है दांता, जिसको बोलते हैं ना दांता, यानी कि उसका एक, जैसे ये पहिया है, व्यक्ति क्या है, ये है एक व्यक्ति की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में शून्य हो जाती है। इस कथन का जो अर्थ है वो ये है कि संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति की भूमिका क्या है, शून्य है, कुछ नहीं है। इसके लिए क्या किया, इसका उपचार एम.एन. रॉय साहब ने बताया, संगठित लोकतंत्र या दलविहीन लोकतंत्र, संगठित लोकतंत्र या दलविहीन
दल विहीन लोकतंत्र। संगठित लोकतंत्र और दल विहीन लोकतंत्र में एम.एन. रॉय ने यह समझाने का प्रयास किया कि जो ये लोकतंत्र होगा जिसमें दल की आवश्यकता नहीं है, संगठित लोकतंत्र किस तरीके से देखें। इसमें क्या करेंगे, जन समितियां राजनीतिक दलों की जगह हर 50 वयस्क मताधिकार वालों के बीच में वयस्क मत देने वाले व्यक्तियों के बीच में एक जन समिति होगी जिसका चुनाव वो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे और हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष इनका चुनाव होगा। इसके ऊपर के सत्र में जैसे कि हम आगे वयस्क मताधिकार वाले जो टॉपिक जो पॉइंट है उसमें समझेंगे, तब आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से इन्होंने समझाया है। आत्मनिर्भर, ये जो संगठित लोकतंत्र है एम.एन. रॉय का, उसमें क्या कोशिश करता है एम.एन. रॉय, ये कोशिश करता है कि व्यक्तियों के पास इतनी शक्ति दी जाए या जनता के पास इतनी शक्ति हो कि वो अपना कानून बना सके और अपने द्वारा चुने गए जन समितियों के प्रतिनिधि को क्या कर सके, वापस भी बुला सकें। आगे हम एक पॉइंट में इसको फिर से समझेंगे। अभी हम समझेंगे एम.एन. रॉय के अधिकार से संबंधित विचार। एम.एन. रॉय के अधिकार से संबंधित विचार। अधिकार से संबंधित जो एम.एन. रॉय के जो विचार हैं उसमें एम.एन. रॉय व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। न्यूनतम आय, न्यूनतम जीवन स्तर, उसके बाद में धर्म की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अधिकार के अंदर एम.एन. रॉय साहब 4 प्रकार के अधिकारों की बात करता है। नंबर 1 न्यूनतम आय, न्यूनतम जीवन स्तर, धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है और विचार अभिव्यक्ति की बात करता है। तो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा दुराभास हो सकता है। क्योंकि एम.एन. रॉय अपने विचार के अंदर कहीं भी धर्म की बात नहीं करता है, धर्म को हर जगह खंडन करता है, लेकिन यहाँ पे जब अधिकार की बात है तो क्या करता है, धार्मिक अधिकार प्रदान करने की बात करता है। अभी हम देखेंगे वयस्क मताधिकार पे विचार। एम.एन. रॉय वयस्क मताधिकार मत को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, वो स्वीकार करता है और 18 वर्ष और उससे उच्च आयु के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको सार्वभौमिक मत का अधिकार देता है। उसमें प्रांत स्तर, संघीय स्तर और स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पे क्या चुना जाएगा, जन समितियां। ये जन समितियां क्या करेंगी, प्रांत स्तर पे किसको चुनेंगे, गवर्नर, और यहां पे संघीय स्तर पर किसको चुनेंगे, गवर्नर जनरल का चुनाव करेंगे। इनका चुनाव हर वर्ष, इनका चुनाव 4 या 5 वर्ष और इनका चुनाव 5 वर्ष में एम.एन. रॉय ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम बात करेंगे एम.एन. रॉय जनता के पास में एक अधिकार की बात करते हैं। जनता क्या कर सकती है, कानून निर्माण में भागीदारी ले सकती है और जो अपने चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वापस बुलाने की भी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस यानी कि रिकॉल भी कर सकती है। नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार। एम.एन. रॉय के आर्थिक विचार समाजवाद और उदारवाद दोनों को क्या करते हैं,
रिजेक्ट करता है या खंडन करता है, समाजवाद और उदारवाद के विचार, जो समाजवादी और उदारवादी जो विचार है उनको क्या करता है, दोनों को रिजेक्ट करता है, खंडन करता है। और नियोजन की बात करता है, नियोजन की बात करता है वो भी लोकतांत्रिक ढांचे में हो। नियोजन भी कौन सा, जो लोकतांत्रिक ढांचे में हो, उसकी बात एम.एन. रॉय करता है। उनका एम.एन. रॉय साहब का जो अभी हम देखेंगे कि आर्थिक विचार किस तरीके से हैं। नंबर 1 जैसे कि औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण को क्या करता है, बढ़ावा देना चाहता है। छोटे उद्योग और बड़े उद्योग दोनों को बढ़ावा देता है, जिससे कृषि के ऊपर क्या हो, लोड कम हो। और कृषि के अंदर यंत्रिक, कृषि को तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन कृषि के अंदर यंत्रीकरण को, कृषि के अंदर यंत्रीकरण या मशीनीकरण को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। क्योंकि इससे क्या फैल सकती है, बेरोजगारी फैल सकती है और देश की जो जनता है उसको क्या होते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा हो सकती है। अभी हम देखेंगे एम.एन. रॉय का अभी तक के जितना टॉपिक हमने कवर किया है उसके निष्कर्ष और उसके बाद में इसकी कृतियां, या पहले इसकी रचनाएं, पहले इसकी मुख्य रचनाएं, पहले इसकी रचनाओं को देखते हैं।